पैनोरामा मज़हर अली का सलाम कबूल हो। जो इंग्लिश लिटरेचर से शौक़ रखते हैं वो एजुकेशनल पैनोरामा की प्ले लिस्ट लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक में जाकर तरतीब के साथ लेक्चर सुन सकते हैं। आज का हमारा उन्वान है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की एक इरा या एज, प्यूरिटन एज। प्यूरिटन प्योर से निकला है। ये दौर मजहबी शिद्दत पसंदी से पहचाना जाता है, जिसमें मज़हब के उन्वान से एक प्योर मूवमेंट प्यूरिटन एज जो 1600 से लेकर 1660 तक है। इस एज को एक कादावर शख्सियत मिल्टन के नाम से भी पहचाना जाता है, जिसे कहा जाता है एज ऑफ मिल्टन, यानी प्यूरिटन एज, और जो 1600 से 1660 तक है। इसके साथ इस दौर से मुंसलिक दो बादशाह जेम्स वन और चार्ल्स वन, जेम्स वन के नाम पर जैकोबियन और चार्ल्स वन के नाम पर कैरोलिन एज। तो ये एज 17वीं सेंचुरी है और ये थोड़ी सी स्प्लिट है। इसका हम पहले बैकग्राउंड पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एक को तो आपने मजमूई तौर पर इसका जो नाम है वो प्यूरिटन एज है। प्यूरिटन एज से कबल रेनेसांस थी। रेनेसांस एक इमेजिनेशन के उन्वान से, इनलाइटनमेंट के उन्वान से, ये बहुत बुलंद एज है। इसको एक रोमांटिक एज कहते हैं। अच्छा, आप पूरे लिटरेचर की हिस्ट्री में देखेंगे कभी रोमांटिक एज आ रही है, कभी क्लासिकल एज आ रही। क्लासिकल जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, रोमांटिक जिसमें इमेजिनेशन को ज़्यादा फोकियत होती है। तो ये चूँकि ये मजहबी लोग थे, ये क्लासिसिस्ट थे, और इससे पहले एलिज़ाबेथन एज जो चल रही थी वो रेनेसांस की एज थी और बहुत ज़्यादा इस दौर में इमेजिनेशन को बुलंदी नसीब थी। लेकिन यकदम मजहबी शिद्दत पसंदी के इजाफे की वजह से उसमें डिक्लाइन आ गया। तो सबसे पहले जो बादशाह इस 17वीं सेंचुरी में है वो जेम्स वन थे, जो 1603 से 1625 तक था। उसके नाम पर जैकोबियन एज कहा जाता है इसको। इसका एक स्प्लिट है छोटा सा। और दूसरा है चार्ल्स वन 1625 से 1649 यानी 49, चार्ल्स वन। उसके नाम पर कैरोलिन एज जो है वो कहा जाता है। और आपको पता है दरमियान में ये क्रॉनवेल की ज़ेरे साया जो है ये प्यूरिटन जो थे ये इक़्तिदार में आए और इन्होंने चार्ल्स वन को कत्ल कर दिया। फिर ये क्रॉनवेल जब डिक्लाइन किया ये प्यूरिटन एज, तो उसके बाद उसका बेटा चार्ल्स टू आ गया। तो इस दौर को रेस्टोरेशन कहा जाता है। रेस्टोरेशन यानी वही मामलात रिस्टोर हो गए, असल हालत में आ गए, क्योंकि दरमियान में मजहबी लोग आए थे। तो इस उन्वान से इसे रेस्टोरेशन कहा जाता है। और रेस्टोरेशन एज ऑफ ड्राइडन भी है, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया है कि इससे पहले रेनेसांस पीरियड चल रहा था, तो उसमें यकदम डिक्लाइन आ गया। डिक्लाइन की वजह क्या बनी? सिविल वार 1642 में शुरू हो गई। और ये किसके दरमियान शुरू हुई? ये प्यूरिटन जो थे ये चर्च ऑफ इंग्लैंड, आपको पता है ईसाइयत पहले दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी, एक कैथोलिक थे, एक प्रोटेस्टेंट थे। जो इंग्लैंड वाले थे उन्होंने अलहदगी अख्तियार कर ली थी, एहतजाज, प्रोटेस्ट एहतजाज करके अलहदा हो गए। प्रोटेस्टेंट ऑफ इंग्लैंड, ये इनका चर्च ऑफ इंग्लैंड भी अलहदा था। तो ये सेपरेट हो चुके थे पहले ही। लेकिन अब इसके अंदर से, प्रोटेस्टेंट के अंदर से एक नई मूवमेंट चली जो कहते थे कि ये एलिज़ाबेथन और ये जो मज़हब है इस पर कमा हक का अमल नहीं हो रहा। जिस तरह आप देखते हैं कि वहाबी हैं, वहाबियों के अंदर एक तालिबान आ गए, ठीक है ना। तो ये प्रोटेस्टेंट के अंदर एक आ गए। इन्होंने कहा मज़हब प्योर होना चाहिए, इस पर मुकम्मल तौर पर अमल होना चाहिए, जिस तरह बिल्कुल बाइना तालिबान की तरह है। अच्छा, ये लोग भी बिल्कुल बड़े सादा मिजाज थे, सिंपलिसिटी बहुत थी और ह्यूमिलिटी बहुत थी, और मज़हब की तालीमात पर मिन्नो अमल करते थे। ये इनका पॉजिटिव पॉइंट था। इसके अलावा इनका एक और पॉजिटिव था कि इन्होंने चार्ल्स वन के खिलाफ बगावत की और कामयाब हो गए। तो ये डेमोक्रेसी, जमहूरियत के और पार्लियामेंट के बानी भी हैं। यानी इस तरह वो जो बादशाह की डिक्टेटरशिप थी उसको इन्होंने चैलेंज किया और जमहूरियत और पार्लियामेंट को रिवाज दिया। इन्हीं के दौर में बरतानिया को कॉमनवेल्थ यानी कि सब का हिस्सा है, जमहूरियत में सब का हिस्सा होता है। तो ये इस उन्वान से बहुत पॉजिटिव है।
और कुछ इनकी बातें बहुत नेगेटिव हैं। इन्होंने जिस तरह तालिबान ने आम इंटरटेनमेंट्स पर भी पाबंदी लगा दी क्योंकि ये शिद्दत पसंद थे, मज़हब में ये फाशी थी, तो इन्होंने थिएटर को बहुत नुकसान पहुंचाया। शेक्सपियर जैसे कद्दावर शख्सियात का जो काम था वो एक दफ़ा ठप हो गया, यानी बिल्कुल थिएटर बंद हो गए। तो इस उन्वान से सिविल वार शुरू हुई और सिविल वार के नतीजे में दो ग्रुपों के दरमियान जंग शुरू हो गई। एक बादशाह के सपोर्टर थे जो कैविलियर कहलाते और दूसरे जो थे वो राउंड हेड या पार्लियामेंटेरियन भी इनको कहा जाता है। ये 1649 में जीत गए और क्राउनवेल प्राइम मिनिस्टर बन गया, कॉमनवेल्थ उन्होंने और पार्लियामेंट बना दी। और जॉन मिल्टन जो था वो उसका लैटिन सेक्रेटरी था, जो यानी इस प्यूरिटन एज का बहुत बड़ा पार्ट था। लेकिन जल्दी लोग, ये थोड़े से शिद्दत पसंद थे, लोग जल्दी उकता गए। इन्होंने चार्ल्स II को बुलाकर रिस्टोर कर दी वही पुराना सिस्टम और क्राउनवेल को जो है वो मतलब ये इनका दौर ख़त्म हो गया। और चूंकि अंधा हो चुका था मिल्टन, इसलिए इसको कोई फ़ाइन फ़ोन करके छोड़ दिया गया। तो इस उन्वान से ये प्यूरिटन का ख़ात्मा हो गया। तो इस उन्वान से हम जो है वो पोएट्री को डिस्कस करेंगे। अच्छा, याद रहे ये मजहबी लोग थे, ये साइंस और रीज़न के भी अगेंस्ट थे। तो पोएट्री में छोटे छोटे स्कूल बन गए। आपको पता है इससे पहले रेनेसांस चल रहा था और इसमें एक बहुत कद्दावर शख्सियत स्पेंसर थी। स्पेंसर के फॉलोअर बहुत ज़्यादा थे। तो उस पोएट्री के एक सेक्शन को स्कूल ऑफ स्पेंसर का, ये कोई नया काम नहीं कर रहे थे, वो बस स्पेंसर को फॉलो कर रहे थे। तब्दीली आ चुकी थी, प्यूरिटन एज आ चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्पेंसर को फॉलो कर रहे थे क्योंकि स्पेंसर आपको पता है फ्लैम्बॉयंट भड़कीली शायरी का जो है, और उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा रेनेसांस स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। पेस्टोरल और ये मामलात, उसमें एलेगरी बहुत ज़्यादा है। स्पेंसर के अंदर एलेगरी होती है सिंबॉलिक स्टोरी, जिस तरह मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि थर्स्टी क्रो, तो सिंबॉलिक स्टोरी, ये इन बातों को जो आइडियल्स और मॉडल स्पेंसर के थे उनको फॉलो कर रहे थे। और ये चूँकि जेम्स I का दौर था इसलिए जैकोबियन भी इनको कहा जाता है, और ये बाद में भी चलते रहे। चार्ल्स I के दौर में कैरोलिन और जैकोबियन भी कहलाते हैं स्कूल ऑफ स्पेंसर वाले लोग। तो इनमें दो नाम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, फिनियास फ्लेचर और गायलस फ्लेचर। फिनियास फ्लेचर और गायलस फ्लेचर ये दोनों पादरी थे और कैम्ब्रिज के तालीम याफ्ता थे। फिनियास फ्लेचर ने द पर्पल आइलैंड लिखा है, द पर्पल आइलैंड, और गायलस फ्लेचर ने क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रायम्फ, क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रायम्फ लिखा है। ये स्कूल ऑफ स्पेंसर में बहुत नुमाया मकाम के हामिल है। दीगर स्कूल ऑफ स्पेंसर में जो नाम है वो ब्राउने, विदर, ड्रमंड, ब्राउने, विदर और ड्रमंड है। तो ये स्कूल ऑफ स्पेंसर जो स्पेंसर को फॉलो करता रहा पोएट्री में, ये प्यूरिटन एज में चलता रहा। दूसरा जो स्कूल आया वो मेटाफिजिकल स्कूल है। मेटाफिजिकल स्कूल जो है इसका नाम डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने अपनी बुक लाइव्स ऑफ द पोएट में इसको नाम दिया, और उसने ये कहा कि ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक, और ये फिलासफिकल और इंटेलेक्चुअल बातें शायरी में करने बैठ गए हैं, हालांकि ये शायर नहीं है। तो ये शोहरत रखते हैं फार फैच्ड सिमिलीज, मेटाफार, अजीब व गरीब किस्म के ये तशबीहात इस्तेमाल करते हैं जिनका बज़ाहिरन कोई तोक नहीं है, जो पोएट्री में पहले से मुस्तहमल चीज़ें नहीं हैं। बहरहाल वो ये तो तस्लीम करता है कि ये बहुत बड़े फ़िलासफ़र किस्म के हैं और बहुत बड़े अहले इल्म हैं। तो मेटाफिजिकल फ़िलासफ़िकल स्कूल ऑफ थाट, इनका सरखेल जो है वो जॉन डन है। इसके अलावा हैरे, कारियो, क्रैशा, वुहान, हर्बर्ट, ये मशहूर नाम है, हैरे, कारियो, क्रैशा, वुहान और हर्बर्ट। तो इनमें सबसे जो सरे फरिस्त है, जो प्रिंस है, वो जॉन डन है, और इसकी प्रोग्रेस ऑफ द सोल शोहरत की हामिल राइटिंग है। इसके अलावा एन एनाटमी ऑफ द वर्ल्ड, इसके अलावा एपिथलामियम,
एपिथलामियम। और जॉन डन की पोएट्री को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। अमूरस यानी लाव पर मबनी, स्टिरिकल जिसमें वो खवातीन को तनकीद का निशाना बनाता है, और मेटाफिजिकल पोएट्री लव एंड डिवाइन पोएम में इसकी बहुत ज़्यादा शोहरत की हामिल है। अच्छा जी, उसके बाद एक सेक्शन है कैविलियर पोएट्स। कैविलियर पोएट एक तो किंग चार्ल्स वन के दौर में थे और थोड़े से उसके सपोर्टर भी थे। एक तो स्कूल ऑफ स्पेंसर हो गया, एक मेटाफिजिकल स्कूल हो गया, एक कैविलियर पोएट्स हैं। ये चार्ल्स वन के दौर में थे और थोड़े से उसके सपोर्टर भी थे, और ये बेन जॉनसन को फॉलो करते थे। बहुत बड़ा नाम शायरी में बेन जॉनसन। इसके अलावा और मशहूर नाम है कारियो, सकलिंग और लवलेस। कारियो, सकलिंग, लवलेस और हैरिक, ये मशहूर नाम है कैविलियर पोएट्स के। अच्छा, इसमें बहुत बड़ा नाम जो आता है वो जॉन मिल्टन का है। जॉन मिल्टन 1608 में पैदा हुए और 1674 में इस दुनिया से चले गए। ये इतना बड़ा कद है, इतनी बड़ी शख्सियत है, इसने अपने अंदर प्यूरिटन एज की सिफात को इतना समोया हुआ है कि ये एज ऑफ मिल्टन कहलाती है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने इनके बारे में कहा है कि द सोल वाज लाइक स्टार एंड डिवेल्ट अपार्ट, कि ये रूह तो एक सितारा था जो दूसरों से बिल्कुल जुदा चमकता रहा, इसलिए इसको एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है। मिल्टन की सिफात तो बहुत तवील है, लेकिन उसकी सबसे वजह शोहरत सबलाइम है। वो उनका स्टाइल बहुत आला है और उन्होंने एपिक को कमाल तक पहुंचाया। एपिक रज़मिया नज़म को कहा जाता है, पैराडाइज लास्ट एपिक मूड में, और पहली दफ़ा मजहबी मामलात को इतने हसीन अंदाज में, क्योंकि मज़हब में इमेजिनेशन की गुंजाइश कम होती है, तो उसने समो दिया। तो इसकी पहली सिफ्त है कि ये सबलाइम है, फिर क्लासिकल है, और इसने जो भी राइटिंग की वो यूनिक है, उनका कोई सानी नहीं है, उनका कोई मिसल नहीं, और उनको इंग्लिश लिटरेचर में क्लासिकल का दर्जा हासिल है। तो इनकी मशहूर राइटिंग है हिम ऑन द नेटिविटी, हिम ऑन द नेटिविटी, एल एलेग्रो एंड एल पेंसरोसो, एल एलेग्रो एंड एल पेंसरोसो। लिसिडास है, लिसिडास याद रहे कि एलिजी है, ये नहीं एक किस्म की किसी की मौत पर मातमी नज़म है, और ये इनके क्लास फेलो भी थे, दोस्त भी थे। एडवर्ड किंग की वफात पर इन्होंने लिखी। कॉमस है, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड। पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक पोएम है जिसमें इंसान का फाल और शैतान ने किस तरह उसको तरगीब दी, और फिर हज़रत ईसा ने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देकर किस तरह हज़रत आदम के गुनाहों को धोया। पैराडाइज लास्ट और पैराडाइज लास्ट ये 12 बुक्स हैं। तो पैराडाइज रिगेन्ड और सैमसन एगनिस्टिस। अच्छा, आपको पता है इस दौर में मिल्टन अंधा हो चुका था, और वो जो पैराडाइज लास्ट लिखती है, कुछ कहते हैं कि उसने अपने किरदार को, चूँकि वो उस वक्त हुक्मरान चार्ल्स II के अगेंस्ट था, तो उसने सैटन के रूप में उसको बागी शो किया है अपने आप को। तो खैर, मिल्टन बहुत बड़ा नाम है और अलहदा इसके मुताला दरकार है, लेकिन चूँकि हम सरसरी से इस पर जो हमारे पास मालूमात थी हमने इस पर बोला। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है, आपको पता है ये ज़्यादातर नाम जैकोबियन और कैरोलिन यानी जेम्स वन और चार्ल्स वन के नाम पर ड्रामा है। ड्रामा आपको पता है बहुत डिक्लाइन कर चुका था, थिएटर बंद हो चुके थे। मार्लो और शेक्सपियर के ये जो प्रेडिसेसर थे ये मजहबी टाइप हो चुके थे। तो जो मशहूर नाम है वो बेन जॉनसन का है ड्रामे की दुनिया में। इसके अलावा जॉन मार्स्टन, टॉमस डेकर, टॉमस हेवुड, जॉन वेबस्टर, थॉमस मिडल्टन, जॉन फ्लेचर। फिर मैं रिपीट कर दूं, बेन जॉनसन के अलावा जॉन मार्स्टन, टॉमस डेकर, टॉमस हेवुड, जॉन वेबस्टर, टॉमस मिडल्टन, जॉन फ्लेचर है। अच्छा, प्रोज इस दौर में प्रोज ने जिस तरह पोएट्री में मिल्टन बहुत बड़ा नाम है, तो प्रोज की दुनिया में जैकोबियन और कैरोलिन प्रोज की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम फ्रांसिस बेकन है। आपको पता है फ्रांसिस बेकन जो है वो अपनी शोहरत एपिग्रामेटिक स्टाइल, एपिग्रामेटिक या एफरिस्टिक स्टाइल
यानी दरिया को कूजे में बंद कर देता है, छोटे छोटे जुमले कहता है और कमाल की हकीकतें बयान कर देता है। तो फ्रांसिस बेकन बहुत बड़ा नाम है, जिस तरह शेक्सपियर ड्रामे की दुनिया में, इस तरह प्रोज की दुनिया में फ्रांसिस बेकन है। तो ये जो है इनके सबसे जो मशहूर एसेज हैं वो एसेज हैं, ठीक है ना, जो सिलेबस में भी शामिल हैं। तो इसके अलावा प्रोज की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है रॉबर्ट बर्टन। रॉबर्ट बर्टन इसका है द एनाटमी ऑफ मेलनकली, दुख का इसने तजिया किया, द एनाटमी ऑफ द मेलनकली। अच्छा, इसके अलावा और एक बहुत बड़ा नाम है थॉमस ब्राउन। ये बहुत बड़ा चार्ल्स लैम्ब की तरह एक बहुत बड़ा स्टाइलिस्ट था और इसका स्टाइल बड़ा नेचुरल था प्रोज की दुनिया में। इसको रिलीजियो मेडिसी इसके प्रोज की एक बुक है। तो ये बहुत बड़े नाम थे। अच्छा, प्यूरिटन एज मजमूई तौर पर जो है वो मजहबी तहरीक, जो प्योर अपने आप को समझते थे क्रिश्चियनिटी के अंदर, उसके नाम पर है। इसके अलावा इसके छोटे छोटे सेपलेट में जो है वो जैकोबियन जेम्स वन के नाम पर और चार्ल्स वन के नाम पर कैरोलिन, और इसके अलावा इस दौर में मिल्टन बहुत बड़ा नाम है। इसके अलावा इस दौर में मेटाफिजिकल पोएट्स आए और उनकी बहुत ज़्यादा वजह शोहरत है। तो ये मजमूई तौर पर इस पर ज़्यादा जो छाप है वो मज़हब की है। और चूँकि प्यूरिटन मूवमेंट थी, और प्यूरिटन मूवमेंट का मैंने बताया है कि ये बादशाह की डिक्टेटरशिप ख़त्म हो गई थी, एक डेमोक्रेसी डेवलप हुई, और डेमोक्रेसी की वजह से यानी कॉमन मैन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत बड़ा, यानी कि बोलने की आज़ादी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट हुई। तो ये एज जो है वो अपनी यूनिकनेस रखता है। और इसके साथ आपको पता है साइंस बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रही थी और साइंस और रीज़न जो है वो डोमिनेट कर रही थी। लेकिन ये मज़हब की आखिरी डोमिनेंस था, आखिरी गलबा था। उसके बाद फिर मज़हब कभी सर ना उठा सका। थैंक्स वेरी मच।